हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद दीपक सर में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारी क्लास जो होगी वो ज्यामिति पर आधारित होगी और हम लोग ज्यामिति की बेसिक संकल्पनाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पिछले वीडियोज में आपने देखा तल, बिंदु और रेखा के विषय में थी। आज हम लोग उससे आगे निकलते हुए अगली अवधारणा समझते हैं रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट के बारे में। तो एक रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है, चलिए इस बात को समझते हैं। तो रेखाखंड की परिभाषा या डिफिनेशन आप इस तरह से देंगे, किसी रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, याद रखेंगे दोनों ही बिंदु रेखा पर स्थित होंगे। किसी रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग या फिर टुकड़े को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं या फिर लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी रेखा पर स्थित दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु ले सकते हो। ऐसे तो एक रेखा में असंख्य बिंदुएं होती है, तो असंख्य बिंदु नहीं लेने हैं, आपको केवल दो बिंदु लेने हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो भाग या टुकड़ा होगा रेखा का, वह रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम लोग इस तल पर या बोर्ड पर एक रेखा खींच लें और उसका नामकरण यदि हम रेखा का नाम एल कर देते हैं, तो एल रेखा पर हमने दो बिंदुएं एम और एन लिया। तो रेखा एल पर बिंदु एम और एन के बीच के जो भाग हैं या टुकड़े हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो टुकड़े हैं एम एन कहें या फिर एन एम कहें, रेखाखंड को याद रखेंगे, दोनों ओर से पढ़ सकते हो, एम एन भी पढ़ सकते हो, एन एम भी पढ़ सकते हो। तो ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े क्या कहलाएंगे, रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाखंड हो जाएगा एम एन या फिर आप इसे एन एम का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से अगर कोई कहेंगे रेखा एल पर यदि हम एक अन्य बिंदु P ले लें, तो उस स्थिति में आप देखोगे बिंदु M और बिंदु P, बिंदु M और P के बीच में जो भाग है MP या PM, वह भी एक रेखाखंड है। जैसे यहाँ पर हम MP कह दें या PM कह दें, तो इस आकृति में MP या PM भी रेखाखंड का एक उदाहरण है। अन्य रेखाखंड कौन सी बन जाएगी, अन्य रेखाखंड आप PN या NP को ले सकते हो। PN या NP भी यहाँ पर एक रेखाखंड का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक रेखा पर हम लोग तीन बिंदु ले लेंगे तो वहाँ पर कितने रेखाखंड प्राप्त होंगे, MP एक रेखाखंड हो जाएगी, PN दूसरी रेखाखंड हो जाएगी और MN तीसरी रेखाखंड हो जाएगी, जिसे हमने इस रूप में व्यक्त किया। ख्याल रखोगे, एक रेखाखंड को आप दोनों ओर से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर MN पढ़ा तो उसको आप NM भी पढ़ सकते हैं, MP पढ़ा उसको PM भी पढ़ सकते हो, PN पढ़ा उसको NP भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक रेखाखंड की विशेषता क्या होती है। रेखा की तरह रेखाखंड भी अपनी जो है विशेषताओं को लिए हुए होती है। तो एक रेखाखंड की विशेषताएं क्या होती है, तो एक रेखाखंड में मूल रूप से 3-4 विशेषताएं आपको जाननी पड़ेगी और वे विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हो गई, एक रेखाखंड में असंख्य बिंदु होते हैं, जैसे कि आप लोग रेखा में भी देख रहे थे। यानी कोई भी एक रेखाखंड ले लोगे, जैसे ये रेखा एम रेखा ले लेते हैं और इस एम रेखा पर दो बिंदु ले लेते हैं J और K। तो जो रेखाखंड JK बनेगा, J से लेकर K बनेगा, तो उनके मध्य में, उनके बीच में कितने बिंदुएं होगी, असंख्य बिंदुएं होगी, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो पहला ध्यान देने योग्य बातें हो गई कि एक रेखाखंड में असंख्य बिंदु होते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 का इंपॉर्टेंस नोट्स। ठीक है, इसका दूसरा नोट्स क्या होगा, एक रेखाखंड की दूसरी विशेषता क्या है, ध्यान दोगे, एक रेखाखंड जो होती है वो अपने दोनों दिशा में से किसी भी दिशा में अपरिमित दूरी तक विस्तारित नहीं हो सकती है। जैसे उस उदाहरण में रेखाखंड JK की बात करें तो रेखाखंड JK जो होगी
वह अपने बाएं छोर में अधिक से अधिक बिंदु जे तक और दाहिने छोर में अधिक से अधिक बिंदु के तक ही विस्तारित हो सकती है। ये रेखाखंड चाहकर भी बिंदु जे से आगे नहीं जा सकती है और बिंदु के से आगे भी नहीं जा सकती है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से एक रेखाखंड के क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु होता है उसके बाएं छोर की ओर और दूसरा अंत बिंदु होता है उसके दाहिने छोर की ओर। ठीक है, और दो अंत बिंदु होने की वजह से हम लोग चाहेंगे तो इसकी क्या लंबाई को माप सकते हैं। जे से के बिंदु के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यह लंबाई होगी क्या न, चूंकि मापी जा सकती है इसकी जो है लंबाई, इसलिए वो दूरी परिमित होगी या फिर निश्चित होगी। रेखाखंड जेके की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, निश्चित होगी या फिर परिमित होगी। जिसको मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमित कहते हैं। ठीक है, तो ये परिमित हो जाएगी। ठीक है, अगला चीज क्या देखोगे, तीसरी विशेषता क्या है, एक रेखाखंड की कोई चौड़ाई नहीं होती है या कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है। समझ पाए? तो एक रेखाखंड की तीन विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या होगी, रेखाखंड में असंख्य बिंदु होते हैं। दूसरी विशेषता क्या होगी, एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु होते हैं, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। यदि वह रेखाखंड ऊपर से नीचे की दिशा में हो तो एक अंत बिंदु ऊपर की ओर होगा, दूसरा अंत बिंदु नीचे की ओर होगा। और तीसरा नंबर क्या हो गया कि एक रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि हम इससे जे से बाईं ओर और इस रेखाखंड में के से दाईं ओर नहीं जा सकते हैं, यानी उसकी लंबाई मापी जा सकती है। स्केल से हो, फीते से हो या कोई अन्य जो है युक्तियों से हो, अन्य स्केल से हो माप सकते हो। ठीक है, तो हमने रेखाखंड के विषय में जानकारी हासिल कर ली। हाँ, रही बात रेखाखंड को लिखें कैसे, तो रेखाखंड को इस प्रकार से लिखोगे, जैसे रेखाखंड एमएन को लिखना हो तो आप एमएन लिख सकते हैं या फिर एनएम लिख सकते हैं। हाँ, याद रखेंगे इसके ऊपर संकेत अक्षर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि रेखा में लगा रहे थे। रेखा एमएन में हम लोग एम एन के ऊपर एरो चिन्ह लगा रहे थे, तो इसमें आपको एरो चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी और इसको दोनों ओर से पढ़ सकते हो। ठीक है, रेखाखंड के विषय में जानकारी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आकर क्या पढ़ेंगे, तो अगला चीज पढ़ेंगे हम लोग 5वां नंबर में, वो होगी किरण। किरण या फिर जिसको कहते हैं हम लोग रे, क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो किरण या रे की परिभाषा क्या होगी, तो रे की परिभाषा आप लोग कुछ इस तरह से देंगे। तल पर स्थित किसी एक बिंदु, तल पर स्थित किसी एक बिंदु से निर्गत होकर या निकलकर किसी एक दिशा में अनंत सीमा तक विस्तारित होने वाली आकृति को क्या कहा जाता है, किरण या फिर रेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे, तल पर स्थित किसी बिंदु, तल पर स्थित किसी बिंदु से निर्गत होकर माने बाहर निकलकर, निर्गत होकर किसी एक दिशा में, कोई भी एक दिशा होगी। ठीक है, वो बाएं की तरफ भी हो सकती है, दाहिने भी और भी हो सकती है। किसी एक दिशा में अनंत सीमा तक, कहाँ तक, अनंत सीमा, उसकी कोई सीमा का लेखा जोखा नहीं होगा, अनंत सीमा तक विस्तारित होने वाली आकृति को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रे कहते हैं। ठीक है, किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखोगे, यह एक तल है, इस तल पर हम कोई एक बिंदु मान के चलिए ओ बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तो ओ बिंदु से निर्गत होकर किस ओर निर्गत होगी, उसकी दिशा निश्चित नहीं है, दिशा निश्चित नहीं है। ठीक है, तो वह इस ओर भी निर्गत हो सकती है, इधर भी निर्गत हो सकती है, इस ओर भी निर्गत हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी ओर निर्गत हो सकती है। तो देखिए, जैसे
बिंदु ओ से यदि मान के चलिए ए की दिशा में वो निर्गत हो रही, यहाँ पर ए बिंदु दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखोगे ओ से निर्गत होकर वह आकृति बिंदु ए पर नहीं रुकने वाली, उससे और आगे निकल जाएगी, वो भी अनंत सीमा तक। तो बिंदु ओ से निर्गत होकर ए की दिशा में अनंत सीमा तक जाने की जो जाने वाली आकृति है उसको दर्शाएंगे कैसे? तो याद रखिएगा, हम जानते हैं कि जब तीर चिन्ह या एरो चिन्ह लगा देते हैं तो वो इस बात का संकेत देता है कि यह आकृति और आगे विस्तारित होने की संभावना रखेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ओ से निर्गत होकर ए की दिशा में अनंत सीमा तक जा रही है तो ए की दिशा में एरो चिन्ह लगा देंगे। ओ से अगर बी की दिशा में इधर निर्गत हो तो हम लोग क्या करेंगे, अनंत सीमा तक निर्गत होगी तो यहाँ पर किरण ओ बी हो जाएगी। इस प्रकार से ओ से सी की दिशा में अगर निर्गत हो अनंत सीमा तक, उस किरण का नाम ओ सी हो जाएगी। ओ से लेकर डी की तरफ निर्गत हो तो इस प्रकार की जो है किरण को क्या नाम देंगे, ओ डी नाम देंगे। और ओ से लेकर ई की दिशा में निर्गत हो तो उस किरण को क्या नाम देंगे, ओ ई नाम देंगे। समझ गए? तल पर स्थित किसी बिंदु, हमने वह बिंदु ओ लिया, ओ से निर्गत होकर माने निकल कर किसी एक दिशा में, दोनों दिशाओं में नहीं, दोनों दिशाओं में अपरिमित दूरी तक विस्तार होता है किसका, रेखा का। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिशा में अनंत सीमा तक, कहाँ तक, जिसकी लंबाई का कोई लेखा जोखा नहीं है, ठीक है, जिसका बाउंड्री फिक्स नहीं है, अनंत सीमा तक विस्तारित होने वाली आकृति को, आकृति कहने का मतलब है बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं या फिर रेज कहते हैं। एक किरण को कैसे पढ़ोगे, तो एक किरण को पढ़ना है, जैसे इसको पढ़ना है किरण ओए, या तो आप यहाँ पर लिख दें किरण ओए, या फिर यदि संकेत अक्षर में लिखना चाहोगे तो ओ ए में देखिए, ओ से निर्गत होकर ए की दिशा में अनंत सीमा तक जाएगी तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, ओ ए, और एरो चिन्ह दे देंगे ओ से ए की ओर। इसके ऊपर ये संकेत अक्षर बार के जैसा जिसमें ए की तरफ एरो चिन्ह लगा होगा वह लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो इस बात का संकेत देता है कि यह किरण बिंदु ओ से निर्गत होगी और ए की दिशा में अनंत सीमा तक विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से इसको दूसरी किरण को क्या नाम दोगे, या तो यहाँ पर लिख दें शब्दों में किरण ओ बी, और यदि शब्द में किरण शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे तो आप लिखेंगे ओ बी और उसमें ओ से बी की दिशा में एरो चिन्ह लगा देंगे। समझ पाए? तो ये हो गया इनके पढ़ने का सही तरीका। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे कह देते हैं कि इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ओ ए नहीं पढ़कर पढ़ लेते हैं एओ, और इस और एरो चिन्ह लगा देते हैं। इस किरण को यदि हम लोग एओ पढ़ लें, क्या सही रहेगा? एओ कह लें, रेखा की तरह, रेखा को दोनों ओर से पढ़ रहे थे। अब कोई कह देंगे किरण को दोनों ओर से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, रेखाखंड को दोनों ओर से पढ़ सकते हैं, तो फिर किरण को दोनों ओर से क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? याद रखिएगा, यदि इसको आप लोग किरण एओ का नाम दे दें तो इसका अर्थ क्या होगा कि किरण एओ बिंदु ए से निर्गत होकर ओ की दिशा में अनंत सीमा तक गमन करेगी। तो क्या इस आकृति में बताइए बनी जो किरण है वो बिंदु ए से निर्गत होकर ओ की दिशा में अनंत सीमा तक जा सकती है क्या? ओ की दिशा में अनंत सीमा तक नहीं आ सकती है। ओ से यदि ए से अगर निर्गत भी हो जाए तो वो अधिक से अधिक बिंदु ओ तक आ सकती है, ओ के आगे नहीं आ सकती है। यानी ए से निर्गत भी हो जाए तो उसका अंतिम बिंदु कहाँ होगा? उसका अंतिम बिंदु जो होगा बिंदु ओ पर होगा, ओ से आगे नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको एओ किरण लिखना गलत हो जाएगा। उस ढंग से किरण ओबी को ओ से निकलकर बी की दिशा में अनंत सीमा तक जा रही है, ओ से निर्गत होकर बी की दिशा में अनंत सीमा तक जा रही है, तो इसको किरण ओबी लिखिए, वो ठीक है। लेकिन यदि इसको हम लोग बीओ का नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बीओ का नाम अगर दे दोगे तो इसका अर्थ माना जाएगा कि किरण बीओ बिंदु बी से निर्गत होकर ओ की दिशा में अनंत सीमा तक जाएगी। तो क्या ये किरण बिंदु ओ बी से निर्गत होकर ए की दिशा में अनंत सीमा तक आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। इसलिए इस प्रकार से व्यक्त करना गलत होगा। अब कोई विद्यार्थी यह कह लेंगे कि ओए को तो ऐसे पढ़ लेंगे, ओए को एओ पढ़ लेंगे, ओए को क्या पढ़ लेंगे? एओ पढ़ लेंगे, और एरो चिन्ह बाएं तरफ दे देंगे, तब तो अर्थ हो जाएगा।
तो याद रखिएगा, ऐसा करना भी परिपाटी की विरुद्ध की बातें होगी और ऐसा लिखना भी हमारे प्रचलन में शामिल नहीं है। इसमें व्यक्त तो हो रही है कि किरण O से निर्गत होकर A की दिशा में अनंत सीमा तक गमन करेगी, परंतु परिपाटी के अनुसार, मान्यता के अनुसार दुनिया भर में ये प्रचलन में नहीं है। इसके चलते एरो चिन्ह को बाएं तरफ में दर्शाना भी गलत होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, किरण OA या किरण OB के रूप में उसको दर्शाया जाए, ऊपर में एरो चिन्ह O से A की ओर। ठीक है, इसमें और एक थोड़ा ध्यान दोगे कि कोई भी जो किरण होती है, जैसे यहाँ पर OA किरण है, किरण OA की बात करेंगे तो किरण OA कहाँ से निर्गत हो रही है, O से निर्गत हो रही है, O से निर्गत हो रही है। उस स्थिति में बिंदु O को इस किरण का उद्गम बिंदु या फिर ओरिजिन कहा जाएगा। जहां से वो निर्गत हो रही है उस बिंदु का नाम है ओरिजिन। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब रही बात, अब कोई विद्यार्थी कहेंगे तल पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी किरणें खींची जा सकती है, तो तल पर स्थित किसी एक बिंदु से असंख्य किरणें खींची जा सकती है। इस बात को ध्यान रखोगे, यहाँ जो भी आकृति देख रहे हो वह किरण के ही उदाहरण को पेश कर रही है। ठीक है, अब जानते हैं एक किरण की विशेषता या गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो एक किरण के जो गुणधर्म होते हैं, वो पहला गुणधर्म ये होता है कि एक किरण में असंख्य बिंदुएं होती है। ध्यान दोगे, यहाँ पर जितने भी किरण देख रहे हो उसमें देखिए बिंदुओं की जो संख्या होगी वो असंख्य होगी। तो एक किरण में असंख्य बिंदुएं होती है, ये उसकी पहली विशेषता हो गई। इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी, इसकी दूसरी विशेषता ये होगी कि एक किरण जो होती है तल पर स्थित किसी एक बिंदु से निर्गत होकर एक दिशा में अनंत सीमा तक विस्तारित होती है। एक दिशा में, दोनों दिशा में नहीं, एक दिशा में अनंत सीमा तक विस्तारित होती है। इसके चलते यदि हम लोग यहाँ पर किरण O की बात करें, किरण OA की बात करें, तो किरण OA में क्या देखोगे, ये किरण OA बिंदु O से निर्गत होकर A की दिशा में अनंत सीमा तक जाएगी। तो यहाँ पर A की दिशा में इसका कोई एंडिंग पॉइंट, कोई अंत बिंदु नहीं मिलने वाला है। जितना ही आगे बढ़ेंगे ये किरण और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दाहिने ओर यानी A की दिशा में उसका कोई अंत बिंदु नहीं है, अंत बिंदु नहीं है। परंतु बाएं ओर अगर चलें तो किरण OA के बाएं ओर अगर चलोगे तो क्या देखोगे, अंत बिंदु कहाँ होगा, बिंदु O पर होगा। O के बाएं साइड में और नहीं आ सकते हैं आप, तो इस ओर बाएं ओर इसका अंत बिंदु हो गया A, जहां A नहीं O। ठीक है, यानी जहां से वह निर्गत हो रही है। तो इस तरह से इसकी दूसरी विशेषता में क्या पढ़ोगे कि एक किरण में एक अंत बिंदु होता है और वह अंत बिंदु कहाँ होता है, जिस बिंदु से वह किरण निर्गत हो रही होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या होगी, एक किरण की लंबाई जो होती है वो अनिश्चित या अपरिमित मानी जाती है। क्यों होती है अनिश्चित, क्यों होती है अपरिमित, इस वजह से क्योंकि कोई भी फीता या स्केल यदि आप बिंदु O पर लगाएंगे तो O पर तो लगाना सही है, लेकिन उस फीते और स्केल को जब उसके दूसरे छोर के अंतिम बिंदु तक ले जाने की आप कोशिश करेंगे तो इसका कोई दूसरा अंतिम बिंदु आपको मिलेगा ही नहीं। तो उस स्थिति में किरण OA के माप को ज्ञात नहीं किया जा सकेगा, यानी किरण OA जो है अपरिमित लंबाई की होगी। यानी तीसरी विशेषता हो गई, तीसरा गुणधर्म हो गया, एक किरण की लंबाई जो होती है वो अपरिमित होती है या फिर अनिश्चित होती है, माप नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से हमने किरण के विषय में जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर चाहें तो रेखा, किरण और रेखाखंड का एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पहली विशेषता की बात करोगे, पहली विशेषता क्या होगी, रेखा, किरण और रेखाखंड के बीच में कुछ अंतर भी है और कुछ समानताएं भी है। तो पहले हम लोग अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर क्या होगा, पहला अंतर ये होगा विस्तार, है ना, रेखा का विस्तार। विस्तार की बात करते हैं, विस्तार क्या होगी, तो एक रेखा जो होती है अपने दोनों ही दिशा में अपरिमित दूरी तक विस्तारित होती है। तो विस्तार में क्या लिखोगे, दोनों दिशाओं में
अपरिमित सीमा तक या अपरिमित दूरी तक, अपरिमित सीमा तक या अनंत सीमा तक। अपरिमित को आप चाहें तो अनंत भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें। दोनों दिशाओं में अपरिमित सीमा तक रेखा का विस्तार होता है, ठीक है, और इस वजह से रेखा के दोनों ओर तीर चिन्ह लगे होते हैं। अगर किरण की विस्तार की बात करें तो क्या होगी, एक दिशा में, एक दिशा में, कौन सी दिशा में, जिस दिशा में वह चल रही है, उद्गम बिंदु से जिस दिशा में वो निकल रही है, एक दिशा में अनंत या फिर अपरिमित सीमा तक, अनंत सीमा तक कहें या फिर अपरिमित सीमा तक कहें। रेखाखंड की अगर बात करें तो रेखाखंड जो होती है वो अनंत सीमा तक किसी भी ओर गमन नहीं करती है, दोनों ओर उसका जो है सीमा क्या होता है वो निश्चित रहता है ना। तो कह सकते हो उसका विस्तार क्या होता है, अपने अंत बिंदुओं के बीच में ही उसका विस्तार होता है, अपने दोनों अंत बिंदुओं के बीच में, अपने दोनों अंत बिंदुओं के बीच में ही उसका विस्तार होता है, ठीक है, अपने दो अंत बिंदु के बीच में ही रेखाखंड का विस्तार होता है, ठीक है। ये हो गई उसकी पहली विशेषता या अंतर। इसकी दूसरी विशेषता में देखेंगे, ठीक है, अंत बिंदुओं की संख्या, अंत बिंदुओं की संख्या, अंत बिंदु की संख्या बोल रहे हैं। अंत बिंदु की संख्या क्या देखोगे, रेखा में अंत बिंदु की संख्या 0 हो जाएगी, और किरण में अंत बिंदु की जो संख्या देखोगे तो किरण में अंत बिंदु की संख्या 1 होगी, जो उस किरण के उद्गम स्थली पर होगी, और रेखाखंड में अंत बिंदु की जो संख्या होगी वो कितना होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ये हो गई उसका दूसरा अंतर। इसका तीसरा अंतर क्या, लंबाई। लंबाई की बात करें, एक रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है, माने मापी नहीं जा सकती है, या अपरिमित होती है, ठीक है। एक रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, अपरिमित होती है, किसी भी स्केल या फीते से इसकी लंबाई मापी नहीं जा सकती। एक किरण की बात करें तो एक किरण की भी जो लंबाई होती है वो अनिश्चित होती है या फिर अपरिमित होती है, ठीक है, इसकी भी संपूर्ण लंबाई मापी नहीं जा सकती। लेकिन एक रेखाखंड की बात करें तो एक रेखाखंड की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है या फिर परिमित होती है। करेंगे समानताओं की, तो इनके बीच में समानताएं कौन कौन से हैं, इक्वलिटीज कौन कौन से हैं। तो पहली तो इक्वलिटीज ये है कि एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, तो एक किरण में भी असंख्य बिंदु होते हैं और एक रेखाखंड में भी असंख्य बिंदु होते हैं, ये पहली समानता हो गई। दूसरी समानता क्या होगी, एक रेखाखंड की चौड़ाई या मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है, तो एक किरण की भी चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है, एक रेखाखंड की भी चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है, और ये हो गया उनके बीच की दूसरी समानता, ठीक है, याद रह जाएगा। पहली समानता क्या बोले, रेखा हो, किरण हो या फिर रेखाखंड हो, तीनों ही आकृतियों में असंख्य बिंदु होते हैं, पहली समानता। दूसरी समानता क्या हो गई, दूसरी समानता ये हो गई कि इनकी चौड़ाई या मोटाई या ऊंचाई, तीनों में से किसी की भी चौड़ाई मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने रेखा, किरण और रेखाखंड का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। हम लोग इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। थैंक यू, अल्लाह बेस्ट।